नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में सक्रिय मामलों में 50% की कमी आई है, तो वहीं बीते 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 1,30,000 की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एक सप्ताह से लगातार मामले घट रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी बच्चों को कोरोना के खतरे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारी बच्चों में होती है कोविड, तो सीरियस शेप नहीं लेते, हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है, वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए, तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके ऊपर हमेशा से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसको सिस्टमैटिकली देखा गया है हमेशा से। जब हम एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ा रहे थे ताकि हम अपना अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकें, टेस्टिंग कपल्ड विद कंटेनमेंट से हमने पाया कि जहां देश की पॉजिटिविटी औसतन बढ़ते बढ़ते 21.38% हो गई थी, वह पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूड बेसिस पर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है और ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते में देश में 8.31% केस पॉजिटिविटी नोट की गई है। इसी को अगर हम 7 डेज मूविंग एवरेज पर यानी कि 7 दिन का ट्रेंड अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां इससे पहले करीब एज हाई एज 22% के करीब देश में पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 8.64%। और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में केस पॉजिटिविटी इज एज लो एज 6.62% और यह पॉजिटिविटी पिछले 7 दिनों से 10% से कम देश में पाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज 30 अप्रैल को ली थी। बता दें कि हरियाणा में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 18 से 45 साल आयु वालों को भी तेजी से वैक्सीन लगवाई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैक्सीन की अपनी दूसरी डोज ले ली है। इससे पहले 30 अप्रैल को उन्होंने पहली डोज लगवाई थी। इन सब के बीच फिलहाल प्रदेश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को गति दी जा रही है, आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें शामिल किए गए 18 से ज्यादा आयु वाले तमाम लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। गुरुग्राम में भले ही कोरोना के केसेस में कमी आई हो, लेकिन इस बीच एक तस्वीर ऐसी भी निकलकर सामने आई है जो ये साबित करती है कि लोगों ने कितनी लापरवाही बरती है। गुरुग्राम पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए 2020 से लेकर मई 2021 तक 1,70,000 से ज्यादा चालान काटे और 8 करोड़ 55 लाख रुपए की वसूली की गई है। तो वहीं 2021 में अभी तक करीब 5,342 लोगों के चालान काटे जा चुके हैं, जिसमें 1,124 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर एफआईआर भी दर्ज की है। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सभी चौक चौराहों के साथ सभी बाजार में पुलिस की टीम चेकिंग कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाकर मिलता है तो उसका चालान काटा जाता है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में कोरोना ने 2021 में ऐसा तांडव मचाया कि 800 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई और इस महामारी की चपेट में 1,80,000 से ज्यादा लोग आ गए। हमने कोविड फैलने से रोकने के लिए काफ़ी जागरूकता की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग बार बार समझाने के बाद भी मास्क का प्रयोग नहीं करते तो और पब्लिक प्लेस पे वो घूमते हैं, तो उनके खिलाफ हमने अभियान चलाया और उसमें 2020 में हमने 1,17,015 चालान किए जो विदाउट मास्क पब्लिक प्लेस पे घूमते मिले लोग। और 2021 में अब तक हमने 53,842 चालान विदाउट मास्क के किए हैं और टोटल ये 1,70,857 चालान बनते हैं। इनकी प्लेंटी जो हमने अब तक वसूल की है 8 करोड़ 54 लाख 28,500 रुपये हमने इसकी वसूली की है। और हमने 2020 में जो लॉकडाउन या जो शर्तें थी सरकार की उनकी वायलेशन की है, उसमें 897
897 FIR दर्ज की 2020 में, और 2021 में 227 FIR हमने दर्ज की हैं। अब तक टोटल 1124 FIR हमने दोनों साल में दर्ज की हैं जिन्होंने। हरियाणा में 7 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऑड इवन के तहत बाजार खुलने की अनुमति है। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। इसके लिए पुलिस और प्रशासन कितने तैयार हैं, इसको लेकर एसपी कमलदीप गोयल और डीसी मुकुल कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने। कोरोना से बचाव के लिए 1 तारीख से 7 तारीख तक जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है, और इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां रूटीन में देखा जाता है। एसपी और डीसी यमुनानगर इकट्ठे राउंड भी करते हैं। आज उन्होंने राउंड भी लिया, तो उनसे जानते किस तरह की बातें सामने आई हैं और वो क्या कहना चाहें। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत। जिस तरह लैंड एक्ट की बात करते हैं, तो आपने राउंड लिया, तो किस तरह की बात देखी आपने सर? मैंने और डी साहब ने आज शहर की मार्केट का राउंड लिया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि ज़्यादातर जो दुकानदार भाई है वो जो दिशा निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं। आपको जानकारी है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हर दुकान के बाहर नंबर लगा दिया है, 1 या 2। तो जो और डेट्स हैं 1, 3, 5, 7 उस पर 1 नंबर वाली दुकानें खुली रहेगी, और जो इवन डेट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 उस तरह की इवन डेट्स पे जो 2 नंबर वाली दुकानें वो खुली रहेंगी। कमलदीप गोयल जी, एसपी यमुनानगर, अभी हमारे साथ मौजूद हैं डीसी यमुनानगर मुकुल कुमार जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह का अलर्ट है और क्या क्या वो चाहते हैं कि लोग किस तरह का पालन करें। जैसे कि आपको पता है 31 तारीख से सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट की नई गाइडलाइंस आ गई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस दी थी। स्पेशली 2 शॉप्स जो स्टैंड अलोन शॉप से अलग हैं उनके टाइमिंग्स बढ़ा दिए गए थे, 9 से लेकर 3 बजे तक के कर दिए गए थे, और उसके अलावा ऑड इवन बेसिस के ऊपर ही ये दुकानें खुलनी थी। तो उसी की कंप्लायंस को चेक करने के लिए आज मैंने एसपी साहब के साथ दौरा किया है, और मोर और लेस लोग उसकी कंप्लायंस कर रहे हैं। जहां थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था उसके बारे में उनको बता दिया गया। इसमें सर यदि बात करते हैं कोरोना की, जिस तरह रेड सीमर है, जब ब्लैक फंगस है उसने पाँव पसार ली, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ यमुनानगर की? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह सजग है। जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है, जिसमें कि एक ब्लैक फंगस का मैटर भी है, तो उसका जैसे ही कोई केस रिपोर्ट होता है हम लगातार हायर अथॉरिटीज़ के टच में हैं, और जहाँ से भी हो जो हमारा एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इस डिजीज़ के अंदर, उसको इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाती है। परिषद एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल व डीसी मुकुल कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से कोविड को लेकर के 1 से 7 तारीख तक नई गाइडलाइन जारी की गई है, इवन और के फार्मूले के तहत किया गया है। उन्होंने जांचा भी लोग इसकी पालना कर रहे हैं नहीं कर रहे, या लैंड ऑर्डर को लेकर और किस तरह की स्थिति है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन की मार से जैसे तैसे अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी कि इसी बीच दूसरी लहर ने एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। देश की औद्योगिक नगरी में साइबर सिटी गुरुग्राम शुमार है। जिले में छोटी बड़ी करीब 10,000 कंपनियां चल रही हैं, और इन्हीं 10,000 में से 2200 से ज्यादा कंपनियां शहर के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मानेसर में मौजूद हैं। मई की शुरुआत में हरियाणा में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। सरकार ने यूं तो इंडस्ट्रीज को तालाबंदी से बाहर रखा था, लेकिन बावजूद इसके फैक्ट्रियों में काम कर इसका बड़ा असर पड़ा है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन IMT मानेसर के प्रेसिडेंट पवन यादव के मुताबिक साल 2020 में पलायन के खौफ का असर इस साल लेबर्स पर ऐसा था कि वो दूसरी लहर की शुरुआत होते ही अपने प्रदेशों को लौट गए। 3,05,000 लोगों को रोजगार देने वाले IMT मानेसर में फिलहाल 2 लाख लोग ही काम कर रहे हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने मानेसर स्थित IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन यादव से खास बातचीत की। जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं, वैसे वैसे एक बार फिर से जो जीवन है वो लोगों का फिर से पटरी पर आ रहा है, कामकाज शुरू होने लगा है। तमाम इंडस्ट्री भी अब खुल रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन का 1 महीना था, यूं तो संघर्ष करते 1.5 साल हो चुका है इस अनलॉक में। अब दोबारा इंडस्ट्री भी, तमाम काम, बाजार, व्यापार, सब लोग जो है दोबारा से अब उसी गति में आगे बढ़ रहे हैं विकास से। लेकिन इस बीच कितना असर पड़ता है इंडस्ट्री पर, क्योंकि गुरुग्राम में इस वक्त हम मौजूद हैं, गुरुग्राम के मानेसर में, और औद्योगिक इलाके के तौर पर है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन यादव जी हमारे साथ में हैं।
पवन जी, यूं तो लॉकडाउन, हम बात करें कोरोना काल को, लगभग 1.5 साल से कोरोना की ये प्रकोप चल रहा है, महामारी, तो उतार चढ़ाव भी देखे गए। पिछला 1 महीना ऐसा था कि लगभग काम, कई कंपनियां, बाजार सब बंद रहे। हम इंडस्ट्री की बात करें, कितना फर्क पड़ा, खासकर इस मानेसर की बात करें, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर है और कितना असर पड़ा है इस कोरोना काल की बात करें? देखिए, मानेसर में ओवरऑल 2200 इंडस्ट्रीज हैं और 3.5 लाख के आसपास लोग यहाँ पे काम करते हैं जो डायरेक्ट हैं, और उसके अलावा 5.5 लाख लोग हैं जो इनडायरेक्ट इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो लॉकडाउन का तो इम्पैक्ट दोनों तरह से आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, तो उसको बंद करना पड़ता है, और क्योंकि आगे बाजार भी बंद रहते हैं, मार्केट्स बंद है, मॉल्स बंद है, तो जो हमारा प्रोड्यूस किया हुआ मेटल है वो भी आगे नहीं जा रहा, तो वो भी बंद है। तो पूरा इंडस्ट्री बंद ही है, तो बहुत बड़ा नुकसान है पिछले 1.5 साल में। दिसंबर और मार्च में जाके कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज की हालत थोड़ी ठीक हुई थी। उसके बाद दोबारा से अब जब लॉकडाउन लगा है तो ज़्यादा हालत फिर से ख़राब हो गई है। तो जो उम्मीद हमारी बनी थी वो और ज़्यादा दिक्कत में है। हम अगर बात करें खासकर, क्योंकि अब धीरे धीरे जीवन फिर से पटरी पे आ रहा है, तमाम काम दोबारा से लोग, अब चाहे बाजार की बात करें, मॉल की बात करें, ऐसे में इंडस्ट्रीज को अब किस तरीके की उम्मीदें हैं? क्योंकि कर्मचारी हमने देखा छटने का दौर, कुछ एम्प्लॉय छोड़ करके अपने गाँव खुद भी चले गए। अब किस तरीके से इंडस्ट्री को अब आगे देखते हैं बढ़ते हुए, किस तरीके की चुनौतियाँ सामने हैं? देखिए, लॉकडाउन लगाना बहुत आसान है, लेकिन लॉकडाउन खोलना वो एक स्लो प्रोसेस है। लेबर हमारी जा चुकी है, धीरे धीरे वो वापस आएगी। उसके बाद हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे ऑर्डर्स हैं, उन सबको फिर से समझना, देखना, तो हमें कम से कम इस लॉकडाउन के बाहर आने में 6 महीने दोबारा से लगने वाले हैं। क्योंकि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी कॉकटेल का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना को मात देने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का ह्यूमन बॉडी पर ट्रायल शुरू किया गया। बता दें कि इससे पहले गुरुग्राम में एंटीबॉडी कॉकटेल का अच्छा परिणाम मिला था, जिसके बाद सरकार इसका ज्यादा से ज्यादा ट्रायल करवाने पर जोर दे रही है। अगर इसके कई ट्रायल सफल हो जाते हैं तो इसे मार्केट में आम जनता के लिए उतारने पर भी विचार किया जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। अभी जो हमें कुछ पता लगा है कि कुछ एक हरियाणा में भी और बाहर भी इस दवाई का इस्तेमाल हुआ है और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं उनको। हमारे को भी कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि हम इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे हम लोग एक ह्यूमन ट्रायल करें, जिसके लिए हमने अपनी कंसेंट दे दी है और जैसे ही सरकार के दिशा निर्देश होंगे इस पे कार्य शुरू हो जाएगा। तो वही बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि अगले 1.5 सालों में सभी गांवों में 24 घंटे बिजली की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही बताया कि पूरे प्रदेश में तारों की मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। जब जगमग योजना पे जाते हैं तो शहरों में तो बिजली रहती है, कहीं दिक्कत पहले भी नहीं थी, क्योंकि जितने स्टेशन बने पहले शहरों में बड़े, अब गाँव में बनने लगे। पर गांव में हमने ये करा है कि इसे टेकअप करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली दी जाए। मेरे ख्याल में अभी कोई 5300 के करीब 10-5 माइनस प्लस हो सकते हैं हमारे गांव में जिनमें जगमग योजना में बिजली दी जा रही है, और ये ग्राफ बड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हर महीने 150 गाँव हम जोड़ते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बड़ा जल्दी हम 1-1.5 साल में सारे गाँव में 24 घंटे बिजली रखने का करेंगे। पावर परचेज कमेटी की 1 आध दिन में मीटिंग हो रही है, कल वाली हो जाए और तकरीबन हमें ठीक रेट में है कर देंगे साथ साथ। कि वहाँ जो है सारा सिस्टम ठीक कर दो। जैसे पेड़ों में टहनियाँ फंसी पड़ी है, नहीं चल रही, कहीं पोल टेढ़े थे वो नहीं चल रहे, कहीं ट्रांसफार्मर नीचे पड़े थे दोबारा लगाए, नहीं नया लगाए वो वहीं पड़ा है। ये सारा जो इस तरीके की गफलेबाजी बंद कर दी और सभी पोल पे हम मार्क करवा रहे हैं, ताकि कभी जैसे मई जून में ज़्यादा तेज़ हवाएँ आती हैं तो उसके बाद पोल टूट जाते हैं, टूटते कम है, नंबर ऑफ ज़्यादा बताए जाते हैं। तो ये करके उन्हें सारा टोटल ट्रांसपेरेंसी। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह इस वक्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। संदीप सिंह ने कहा कि अब सभी गैर सरकारी हॉस्टलों की मैपिंग की जाएगी। जो हॉस्टल खिलाड़ियों को सुरक्षा और सुविधाएं नहीं दे रहे उनको बंद किया जाएगा। खेलो इंडिया इवेंट की तैयारियों पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि ओलंपिक के पैटर्न पर ही खेलो इंडिया करवाया जाएगा। ये इवेंट इस बार हरियाणा में करवाया जा रहा है।
सागर हत्याकांड पर बोलते हुए खेल मंत्री ने कहा कि अगर वाकई में सुशील ने ऐसा किया है तो काफी निंदनीय है, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं हुए, अभी मामला ट्रायल पर है। खेल जगत के लिए ऐसी घटना काफी शर्मनाक है। खिलाड़ियों को इधर उधर की बातों की बजाय अपने गेम की तरफ ध्यान देना चाहिए। दरअसल संदीप सिंह अंबाला शहर नागरिक अस्पताल में रसोई सेवा का जायजा लेने पहुंचे थे। एक बहुत बड़ी प्रथा शुरू की है इन्होंने, तो मैं ये बधाई के पात्र हैं। ऐसी संस्थाएं सामने आएंगी तो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में जो बीमार होता है और उनके जो साथ में केयर टेकर होते हैं उनके लिए और उनके साथी जो आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा भोजन देना और एक बहुत ऐसे मात्रा रुपए 5 रुपए की एक थाली के रूप में, तो ये बहुत बड़ा नोबल वर्क है। और मेरे लिए तो मैं यही कहूँगा कि मैं इस फाउंडेशन को अपनी तरफ से अपने निजी कोष से मैं 2 लाख मैं भी देता हूँ इनको। खेलो इंडिया से पहले ओलंपिक्स है और ओलंपिक्स के पैटर्न के ऊपर ही हम खेलो इंडिया करवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि खेलो इंडिया की तैयारियां इंफ्रा के ऊपर काफ़ी अच्छी जोरों शोरों पर चल रही हैं और जो भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आना है इंफ्रा को लेकर, चाहे वो होस्ट करने को लेकर, वो काफ़ी उन्होंने अच्छे अमाउंट में दे चुके हैं। और एक हमारी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेलो इंडिया पंचकुला को मिल गया है। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी और अच्छी ट्रेनिंग कर पाएंगे और युवाओं को और अच्छा रूप मिलेगा आगे निकलने का। एक मैंने अभी लास्ट सप्ताह मीटिंग की थी और उस मीटिंग में मैंने ये कहा कि हमारे जितने भी हॉस्टल्स हैं जो गैर सरकारी हैं और उसकी हम एक मैपिंग कर लें और मैपिंग करने के बाद एक ऐसी चीज़ बनाएं जिससे कि इनको हम हर साल इनका नॉर्म्स जो हैं वो पूरे करके करें, क्योंकि कुछ ऐसे हैं कि वो गांव में हॉस्टल तो शुरू कर लेते हैं लेकिन वो पूरी सुविधाएं भी नहीं दे पाते। सुविधाएं ना देने के साथ साथ वो केयर भी नहीं कर पाते। कई ऐसे हादसे सामने आए हैं। देखिए, निंदनीय है अगर वाकई ऐसा जो आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, तो अभी तक तय नहीं हुए आरोप सारे भी वो पक्के ही उन्होंने किए हैं, क्योंकि अभी इसमें चल रहे हैं, ट्रायल्स पर चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ रियलिटी में निकलता है सामने तो बहुत निंदनीय है। खेल जगत के लिए बहुत शर्म की बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा खिलाड़ियों को फिर वही कि आप लोग जितने भी युवा साथी हैं, खिलाड़ी हैं, अपने गेम की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये जो समय होता है ये समय बहुत क्रूशियल है और बहुत छोटा समय होता है। खिलाड़ियों की जो स्पोर्ट्स की लाइफ का जो करियर का टाइम होता है वो छोटा है। इसमें आप अच्छे से ट्रेनिंग करें और अपने ट्रेनिंग के साथ साथ अपने जो स्किल्स हैं उसके ऊपर ध्यान दें। इधर उधर की बातें जो हैं वो आपके करियर को ख़राब कर सकती हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूएई बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही एशियन चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों ने धमाल मचा दिया है। चैंपियनशिप में भारत ने कुल 15 पदक जीते, जिसमें से 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पूरी चैंपियनशिप में हरियाणा के मुक्केबाजों ने अपना धमाल दिखाया। मुक्केबाज संजीत ने 91 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए गोल्ड जीता। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके संजीत का फाइनल में सामना रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के वासिली लेविट से हुआ। संजीत ने 4-1 से यह मुकाबला अपने नाम करते हुए लेविट को एशियाई चैंपियनशिप के अपना 4था स्वर्ण पदक जीतने से रोक दिया। इसी कड़ी में पूजा बोहरा ने भी महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में रविवार को अपने खिताब को बचाते हुए गोल्ड को जीता। तो वहीं अमित पंघाल ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि विकास यादव ने कांस्य पदक जीता। पलवल की बॉक्सर अनुपमा ने रजत पदक जीता। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर गैस की चोरी का खेल जारी हुआ है। जो सिलेंडर उपभोक्ताओं को घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं उनमें 2 से 4 किलोग्राम तक गैस कम मिल रही है। पिहोवा उपमंडल की गैस एजेंसी के सिलेंडर में गैस कम मिलने पर लोगों ने जमकर हंगामा काटा और एजेंसी के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। लोगों ने बताया कि सरस्वती गैस एजेंसी उन्हें गैस सप्लाई करवाती है और जब उन्होंने गैस सिलेंडर को तोला तो उसमें 2 किलो गैस कम मिली, जिसके बाद लोगों ने अपने अपने सिलेंडर्स तोले और उनमें भी 2 से 4 किलो तक गैस कम मिली। इसके बाद गुस्साए लोगों ने गैस एजेंसी पहुंचकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। कर्मचारियों को बंधक बनाने की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तो वहीं गैस एजेंसी मालिक का कहना है कि गैस कैसे कम हुई इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। जिम्मेवारी बिल्कुल HPCL होगी जी, इसकी जिम्मेवारी पहले हम चेक कर रहे हैं इसको, ये कहाँ से आया, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कि मशीन का फॉल्ट है या ट्रांसपोर्टर का फॉल्ट है या आगे डिलीवरी करने वाले मैन का फॉल्ट है। उसके बाद ही कुछ इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही ना तो पहले कभी आया है ना कभी आगे आने देंगे। हमारा
जर्नी रूटीन हम खुद ही अपने अपनी गाड़ियों को चेक करते रहते हैं, जाके चेक कर, सबके पास कंडे दिए हुए हैं, हम खुद चेक करते हैं गाड़ियाँ सारी। ऐसा ना तो पहले कभी आया है और ना कभी आगे आएगा। तो सारे पैसे वापस किए जाएंगे, इनको भरा हुआ फुल पूरा दिखा के पूरा चेक करवा के सिलेंडर पूरा देंगे। लोग इन पे विश्वास करते हैं, ये सामने चक्की है, यहीं हर बार गाड़ी हर मंडे को इधर रुकती है। इसी विश्वास के तौर पे एक एक सिलेंडर लेके लोग अपने घरों में चले जाते हैं और हमने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन डाउट कई दिन से था, वेट करेंगे। आज वेट किया है तो पानी का पानी, दूध का दूध हो गया। आज कम से कम 30 सिलेंडरों की संख्या है, जो आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए। सब ने वीडियो बना रखी है, आप भी देखो, कांटा मौजूद है। यहाँ हर सिलेंडर में वेट कम है। हमारी यही मांग है, ये एजेंसी बंद की जाए। यहाँ पे जो गैस पेवा सरस्वती से आई है, हाँ जी, ये सारी गैस 5-5, 4-4 किलो कम है। जी। ये पता नहीं कब से ये काम चल रहा है। आज हमने चेक किया तो ये सारा पत्रकारों के साथ द्वारा उजागर किया जा रहा है। ਸਾਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੀ ਭਰਾਨੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਲੰਡਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। 4-4 ਕਿਲੋ 3-3 ਕਿਲੋ ਕਪੜਾ 15 ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾ 15 ਦਿਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਪੜੇ। गुरुग्राम से रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेरहमी से वीडियो जमकर वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक बच्चे को हथकड़ी लगाकर खंबे से बांधकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 39 में खेल में बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें आरोपी रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की आंख में चोट लग गई, जिसके बाद आरोपी रिटायर्ड पुलिसकर्मी और उसके परिवार के कई लोगों ने बच्चे को खंबे से बतकड़ी लगाकर बंधक बनाया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान पीड़ित की बहन मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर चुकी है। कुछ नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे आपस में, उनकी उस मैच में कोई किसी बात को लेके आपस में कहासुनी हुई और हाथापाई की नौबत आई और उसमें एक लड़के को चोट लग गई, जिसके बाद उसके घर वालों को पता चला कि उसके चोट लगी है। तो जो दूसरे पक्ष के लोग थे, उन्होंने जिन्होंने चोट मारने वाले जो लड़के थे, उनके साथ मिलके उनको बांध के और उनको बंधक बना के मारपीट की। कुछ लोगों ने इकट्ठे होके और उनको चोटें पहुंचाई, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया सदर पुलिस स्टेशन में और उसमें शामिल 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गुरुग्राम में ग्रामीणों ने पक्षियों का शिकार करने वाले 2 शिकारियों को पकड़ा है। दोनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं और अरावली के इलाके में दुर्लभ पक्षियों का शिकार करते हैं। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने तीतर, उल्लू, कबूतर और मोर का भी शिकार किया है। गांव वालों ने दोनों आरोपियों से एक मरा हुआ उल्लू और एक दुर्लभ प्रजाति का कबूतर बरामद किया। दोनों आरोपी गुलेल से वार करके पक्षियों का शिकार करते थे। बता दें कि पुलिस भी अरावली में शिकार करने वाले शिकारियों की तलाश में थी। उत्तर भारत में तेज गर्मी के बीच देर रात कई राज्यों में जोरदार आंधी और तूफान के बाद बारिश हुई। हरियाणा के भी कई जिलों में आंधी तूफान से कई इलाकों में पेड़ गिर गए, कई जगह फैक्ट्रियों के शेड तक उड़ खड़ गए। कुरुक्षेत्र में देर रात आई आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। दरअसल तेज हवाओं के चलते किसी मकान की छत उड़ गई तो कहीं पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा कई फैक्ट्रियों के शेड तक उड़ गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों ने इस नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। 2 तस्वीरें कुरुक्षेत्र और गोला चीखा की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आंधी तूफान के बाद स्थिति क्या कुछ बनी, उसकी बांध की ये तस्वीरें। जो भी प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए माल रखा था, अभी रखा ही था, अब सेल को जाने के लिए तैयार था, वो सब बारिश की वजह से, पहले तूफान आया जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हुआ और उसके बाद बारिश की वजह से तो सारा माल खराब हो। वे दोनों माल का आपस में लड़ रहे हैं, ना इन्हों पेड़ा काटा में, ना अपर शिकायत करा, पूरा शिकायत कर कर हार के, पड़ोसी भी हार के शिकायत कर कर ना कोई अपर सुना, ना कोई नीचा सुना, यो प्लाट मालक भी नहीं सुनते हैं। ये भी देखो इसका कितना नुकसान हो गया। इसका ये होता है जिम्मेवारी ये प्लाट का मालक हो जी, या फिर प्रशासन इसकी जिम्मेवारी ले, अगले का तो नुकसान हो गया ना। ये जी घर वाला तो काम पे जा रहा था, मैं छोटे छोटे बच्चे लेकर घर में रोटी बना के दे रही थी जी, तो कोई भी नहीं आता घर पे जी। जब बाई चांस मेरे ऊपर यहाँ से पेदा गिर गया जी, दबन लगी थी जी। हम सारे घर के देखो हालत घर के क्या हाल हो रहे हैं। हम मांग ये कर रहे भाई, इसके लिए जो सा इसका नुकसान हुआ है, इसका नुकसान भरो। इसकी बीबी का भी नुकसान हुआ, इसका भी नुकसान हुआ, उसका ये सफेदे वारे होवे जो से काटते नहीं है। अचानक एक तूफान आया तो उस पेदा के कान मेरे मकान के ऊपर गिर गया।
प्रशासन से मैंने कई बार मतलब मांग करी है अभी उस पे कटवाए जहाँ, तो प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी मतलब ये सफेदे कटवाने की। अगर मैं मतलब इन सफेदों को काटना चाहूँ तो फिर पुलिस कंप्लेंट करा, पुलिस यहाँ पे तंग करा फिर के कहानी इस बात पे भी उस सफेदे काटने नहीं है। कई बार के कहानी काटने की कोशिश करी है तो पुलिस ने आएगा कि कहानी ऊपर से 7-8 हज़ार रुपये लेने की कोशिश करी है, ले भी लिए हैं। तो बड़ी मुश्किल तो मतलब पेंडा छुड़वाया, अपनी जान छुड़वाई मैंने पुलिस वाला में भी। तो मैं प्रशासन में मांग करूँगा जो मतलब मेरा इतना नुकसान हो गया, सारा मकान टूट गया, मेरी छत टूट गया और इतना नुकसान हो गया, कहानी मेरे बच्चे बच गए, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, मैं तो काम पर था और उधर भी कहानी ये सोलर वगैरह सारा सिस्टम टूट गया मेरे घर पे, जितना सामान था सब खत्म हो गया। इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।